हमें दफ्तर में जाके अफसर को सलाम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं 21 हूं, मेरा हमसाया 25 है। 25 ने 23 के मकान पे कब्जा किया है। खुदा जरा 23 से वो कब्जा हटवा दीजिए ताकि 25 के दिल को थोड़ा सा आराम मिले। आपने 5 अगस्त 2019 जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी की, जो धोखा किया, जो लूट किया, आपने उस पर मोहर नहीं लगाया। आज भी आप उस पर सवाल करते हो। आपने उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा किया है। आप उनकी तारीफ नहीं करते हो। आप अपनी बीवी को लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर नहीं जाते हो तस्वीर खिंचवाने के लिए, चापलूसी करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए। उनके गलत काम को आप गलत कहते हो, उनके सही काम को आप कहते हो ठीक है ना, आपने सही किया, वैसे सही उनसे ज्यादा होता नहीं है। जब ये सब करने के बाद आप क्या उम्मीद करोगे कि आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपको शाबाशी करेंगे? आप उनको तंग करते हो, वो आपको तंग करेंगे। मैंने जो 5 अगस्त को कहा ना, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती है जो बीजेपी के दोस्त हैं। आपको सिक्योरिटी चाहिए, जाओ उनके साथ दोस्ती कर लो, लेकिन फिर लोग आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। आपको सिक्योरिटी चाहिए, जाओ ना, ए टीम में जाओ, बी टीम में जाओ, सी टीम में जाओ, डी, आज ई भी बन गया है। आपकी गाड़ी भी, बंगला भी, सिक्योरिटी भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ तस्वीर भी, सारा कुछ। अगर आपको इन चीजों का शौक है, अगर आपको लोगों का प्यार चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत करें, अगर आप चाहते हो कि आप सलाम करें तो लोग आपको सलाम का जवाब दें, तो फिर आप इन चीजों को मत ढूंढिए। बचाने वाला अल्लाह ताला है, लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी। जब तक लोग आपके साथ हैं, जब तक आपने अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम के रखा होगा, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, याद रखिएगा। हम वो लोग हैं जो सौदा नहीं करते, सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ। कभी कभार ये हमें भारी भी पड़ता है, लेकिन हम कहते हैं जनाब आज थोड़ा सा गुस्सा है, बेहतर है वो कबूल करना, बजाय ये कि हम लोगों को धोखा दें, क्योंकि आज बेशक हम लोगों को जवाब दे सकेंगे, कल को जब अल्लाह ताला के सामने हमने अपने को पेश करना होगा और इन हर चीजों का किताब खुलेगा हमारे सामने और हर चीज का हमें जवाब देना होगा, फिर इस धोखे का हमारे पास जवाब होगा नहीं। और इस आजमाइश से बचने के लिए बेहतर है कि लोगों को जो मुमकिन होगा वो कह दीजिए। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम 5 अगस्त 2019 के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम रातों रात इसको दुरुस्त करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सड़क पर उतर के एहतजाज करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। हम कहते हैं हमसे जो छीना गया वो गैर आईनी तौर छीना गया, हम आईन का ही सहारा लेके इसको वापस हासिल करने की कोशिश क्यों करेंगे? तो क्या गलत कह रहे हैं? अगर हमें इनकी तारीफें चाहिए होती, अगर हमें इनकी शाबाशी चाहिए होती, अगर हमें इनका बंगला, इनकी गाड़ी, इनकी सिक्योरिटी चाहिए होती, फिर हम भी स्टेज पे खड़े होकर कहते 370 गया, अब ये वापस आएगा ही नहीं। अरे बहन, केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में होना ही है। जज साहब ने अभी सुनवाई भी नहीं की। सुनवाई से पहले ही आपने फैसला कर लिया कि जज साहब क्या बोलेंगे। अरे जज तो तौकीर साहब भी थे, ये पहले सुनते थे, सुनने के बाद गौर करते थे, गौर करने के बाद फिर फैसला सुनाते थे। अरे मुझे बताइए ना, वो बेवकूफ आदमी है कि जज को अपने आप को जज के सामने पेश करने से पहले ही वो जज को कहे जनाब मेरे केस में दम ही नहीं है।
और ऐसे भी लोग आज घूम रहे हैं जो कि लड़ना भी नहीं चाहते। अरे लड़ने में क्या कसूर? हम कौन सा माहौल बिगाड़ रहे हैं? कौन सी तबाही कर रहे हैं? हमने नौजवानों के हाथ में बंदूक या पत्थर नहीं दिए, हमने स्कूल बंद नहीं किए, हमने दफ्तर बंद नहीं किए, हमने टूरिज्म बंद नहीं किया। हमने कहा हम आईनी तौर अदालत के जरिए अपना इंसाफ जो है वो वापस हासिल करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे मैंने 5 अगस्त को कहा, मेरा दिल ये मानता है कि हमारा केस बहुत ही ज्यादा मजबूत है, हम इसमें कामयाब होते रहेंगे। क्योंकि अगर हमारा केस कमजोर होता, सुनवाई अभी तक खत्म की होती, इन्होंने फैसला भी करवाया होता, सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई। मेरा दिल इस बात को लेकर मुतमईन है कि ये डर के मारे मरकज चाहती ही नहीं है कि इस केस में सुनवाई हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उन्होंने किया 5 अगस्त 2019 को वो गैर आईनी कदम था, वो गैर कानूनी कदम था। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सफे मजबूत करें और हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की बात हम सुने, लोग क्या चाहते हैं, मुतालबे क्या है, मुश्किलात क्या है। क्योंकि हम एक अजीब ही एक सिलसिला चल रहा है, एक नया दौर सियासत का यहां पे शुरू हुआ है। ये नया जो इन्होंने डिलिमिटेशन का सिलसिला किए, नई सीटें बनाई, बीजेपी वालों को लगता है कि बस अब वो आगे निकल जाएंगे। अगर दिल्ली में पिछले दिनों दिल्ली का असेंबली ये म्युनिसिपल का इलेक्शन हुआ, बिल्कुल जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने अभी किया, दिल्ली में भी वही किया था। नई हदबंदी हुई, वहां पे नई कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनी, नए सिरे से वहां रिजर्वेशन किया, लेकिन जब वोट पड़े बीजेपी वाले पीछे रह गए। इसलिए यहां पे वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप देखिए ना, जिसको पता है कि उनका पलटा भारी है, वो मैदान से भागेंगे क्यों? मरकज में भी हुकूमत उनकी, यहां पे भी हुकूमत उनकी, इलेक्शन कमीशन उनसे ही मशवरा करके फैसला करेगी। अगर बीजेपी वाले डरे नहीं होते, आपको क्या लगता है वो इलेक्शन कमीशन वाले को नहीं कहते कि आप फटाफट इलेक्शन कराओ? यहां इलेक्शन ना होना सबसे बड़ा सबूत है कि बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी लोग उस तंजीम के खिलाफ हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिलेगा वो इस जुल्म का जो है वोट के जरिए हिसाब किताब बराबर करेंगे। क्योंकि जहां देखो जुल्म, जहां देखो धोखा, जहां देखो हमारे साथ नाइंसाफी, बड़े बड़े वादे, लेकिन वादों पे कहीं पे अमल नहीं। हमसे कहा गया था कि बस अब रोजगार ही रोजगार होगा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के खिलाफ बड़े इल्जाम चले। ये कहा गया था कि बस मरकज से पैसा आ रहा था, ये लोग इस्तेमाल होने नहीं दे रहे थे। हम रोजगार दे रहे थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रोक रहे थे। हम तरक्की चाहते थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रोक रहे थे। हमें हुकूमत छोड़े हुए 8 साल हो गए। 8 साल। खुदा ना बताइए ना, कहां गए वो रोजगार के ऑर्डर, कहां गए वो तरक्कियाती काम, वो नए कारखाने, वो नए होटल? कुछ तो दिखाएं हमें। कोई नया अस्पताल, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया स्कूल। उल्टा जहां पे भी ये लोग थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं, एक कदम आगे जाते हैं, 3 कदम पीछे हटते हैं। जब कभी भी ये रिक्रूटमेंट का ऑर्डर निकालते हैं और निकाले
तीन चार इन्होंने पहले दिन ऑर्डर निकालते हैं, दूसरे दिन लोग शिकायत करते हैं, तीसरे दिन इंक्वायरी होती है, चौथे दिन जो है उस लिस्ट को रद्द किया जाता है। नुकसान किसका? उस नौजवान का जिन्होंने मेहनत करके, कोशिशें करके, इंटरव्यू देके, इम्तिहान देके अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज कराया। और सब जगह आप देखिए तो यही हाल है, कहीं पे भी किसी का भला नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, चल जाएगा। एक चीज का आप लोग खास ख्याल रखिएगा, ये लोग आपको अलग अलग तरीकों से बांटने की कोशिश करेंगे, लड़वाने की कोशिश करेंगे, आपको अलग अलग तराजुओं में तोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप लोग एक साथ आए, उन लोगों की किश्ती जो है वो डूब जाएगी। उनकी कामयाबी इसी में है कि किसी तरह यहां फसाद हो, झगड़े हो, लोग अलग अलग तरह से चलें, आप लोग बच जाएं और ये लोग आगे निकल जाएंगे। खुदारा इनकी इस साजिश को कामयाब मत होने दीजिए। ये पहली मर्तबा है, ये पहला इलेक्शन होगा जब आएगा कि हमारे एसटी भाइयों को, बहनों को रिजर्वेशन दी गई है, दे दिया है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे नॉन एसटी हैं, उन्हें भी बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लेना ही होगा। उम्मीदवार एसटी का होगा, लेकिन जहां अक्सरियत कश्मीरी वोट जाएगा, फैसला वहीं पे होगा। तो हमें मिलकर इस इलेक्शन में जो है अपने आप को पेश करना होगा। अब जफर साहब कोकरनाग लालू के इंचार्ज कैसे बने? इनका नाम हमने कोई आसमान से खींच के नहीं उतारा। जब कोकरनाग लालू की सीट रिजर्व हुई तो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने नासिर साहब को बुलाया, तौकीर साहब को बुलाया, बाकी साथियों को बुलाया। तौकीर साहब को कहा कि देखना, आपने कोकरनाग लालू में काम किया, लेकिन अब वो रिजर्व हो गया है, अब आप बताइए क्या करना है। इन्होंने कहा कि मियां अल्ताफ साहब से मशवरा करिए, मियां अल्ताफ साहब की भी राय ले लीजिए, उनका मशवरा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। मियां अल्ताफ साहब ने डॉक्टर साहब के साथ मशवरा किया। मियां अल्ताफ साहब से बात करके उन्होंने 2-3 नाम दिए, जिसमें सबसे बेहतरीन नाम जो है जनाब चौधरी जफर साहब का निकला। तब जाके इन सब साथियों से मशवरा करने के बाद चौधरी जफर साहब जो है वो इस सेगमेंट के इंचार्ज हुए। अब फैसलों में कुछ लोग खुश, कुछ लोग नाराज, कोई बात नहीं। फैसला सही है या गलत वो बाद में पता होगा, लेकिन फैसला करना जरूरी था, ताकि ये ना हो कि हम ये इलाका जो है खाली छोड़ दें। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं अपने साथियों का, खासकर अलीगामी साहब जैसे साथी जिन्होंने हमेशा इस तंजीम के साथ वफा किया। कभी ये नहीं देखा कि मुझे खुद जाती तौर क्या फायदा मिल रहा है, कभी अपने लिए नहीं मांगा। पिछले इलेक्शन में बहुत ही कम मार्जिन से हारे, बहुत ही कम, 700 से कम वोट थे। ये निकल जाते और हमारे सैयद साहब रह जाते। उसके बाद भी एमएलसी मांग सकते थे, अपने लिए मांग सकते थे, नहीं मांगा, क्योंकि उनको पता था अगर ये एमएलसी मांगेंगे मैं दे दूंगा।
लेकिन अगर मैंने दिया तो उस वक्त फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते जो है उनमें एक खटास पैदा हो जाती, वो रिश्ता जो है वो कमजोर पड़ जाता। और अलीगामी साहब चाहते थे कि हुकूमत चले 6 साल चले, वो नहीं चाहते थे कि अपने फायदे के लिए वो हुकूमत जो है कुर्बान करे। तो मेरे पास आए, मुझे कहा जनाब मुझे मालूम है कि मुझे हक है MLC का, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप मुझे बनाओगे हुकूमत को धक्का पहुंचेगा, इसलिए मैं अपना ये जो हक है मैं इसको कुर्बान करता हूं। मैं तंजीम के नाम पे, हुकूमत के नाम पे इसको छोड़ देता हूं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पहले तंजीम का सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, जम्मू कश्मीर का सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। नासिर ने कहा कि आपने एक खरीदा आपको 2 मिले। नहीं जनाब, आप बहुत ही खुशकिस्मत हो, आपने एक खरीदा आपको 3 मिले। आपको जफर भी मिला, आपको तौकीर भी मिले, आपको अलीगामी भी मिला, और अगर कोई कसर बाकी रह गई थी वो नासिर और मैं पूरा करके आपको दे देंगे, बेफिक्र रहिए। अब मैं ठंड में आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहता हूं। ये प्रोग्राम अच्छा है, आपसे मुलाकात हुई, ठीक है, लेकिन जफर साहब इससे मेरा दिल जो है मुतमईन नहीं हुआ। आप जलसा बोलो कब करना है? चिल्ले कलाम के बाद जब हम थोड़ा सा इस ठंड में से निकल आएंगे, आप प्रोग्राम एक अलीशान बड़ा सा जलसा रखो। उस जलसे में मैं, जनाब फारूक साहब, मियां अल्ताफ साहब, हमारे बाकी सीनियर साथी आएंगे। उस वक्त हम देखेंगे आप कहां पर हैं, हम कहां पर हैं। इंशाअल्लाह मैं अब उस दिन का इंतजार करूंगा और उस वक्त फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।